हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 यानी क्लास 12 और चैप्टर 8 अध्याय 8 और पाठ का नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। तो साथियों, इसके हम क्वेश्चन आंसर को लगाएंगे। प्लीज साथियों, इस वीडियो में आप सभी लोग लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्जाम में आने की पूरी तरह संभावना होती है। और यह है पार्ट 2। अब इसके पहले हम पार्ट 1 में इसके विस्तार से चर्चा किया था, चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप जाके देख लेंगे। ये पार्ट 2 है। अब ये भाग 2 के अंतर्गत आता है। अब ये अंतिम पार्ट है सिविक्स का, अंतिम पार्ट भाग 2 के अंतर्गत। और सिविक्स का ये अंतिम पार्ट है, लास्ट। इस तरह से मैंने सारे चैप्टर को चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं साथियों। उसके पहले आप सभी लोग यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें साथी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर देंगे और इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, उन्नी मुन्नी ने अखबार की कुछ कतरनों को बिखेर दिया है। आप इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका क्रम क्या है? जनता दल का गठन, बाबरी मस्जिद का विध्वंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंदिरा गांधी की हत्या, राजग का गठन, साप्रग सरकार का गठन, गोधरा की दुर्घटना और उसके परिणाम। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, कालक्रम व्यवस्थित करना है, पहले क्या हुआ था और लास्ट क्या हुआ था। उत्तर क्या हो जाएगा, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता है। पहला इसमें आया क्या, जनता दल का गठन। दूसरा, इंदिरा गांधी की हत्या। तीसरा, बाबरी मस्जिद का विध्वंस। चौथा, राजग सरकार का गठन। पांचवा, गोधरा की दुर्घटना और उसके परिणाम। छठा, संप्रग सरकार का गठन। ये कालक्रम में व्यवस्थित हो गए साथियों। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि साथियों टाइप करने में बहुत टाइम लगा था, सभी लोग लाइक करते रहे इस पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में मेल करे, मैच द वर्ड है। सर्वानुमति की राजनीति का और नंबर 1 क्या है, शाहबानो मामला। खा, जाति आधारित दल। दूसरा है क्या, अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार। पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय की गठबंधन सरकार। क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत, देखो क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत। उत्तर, आर्थिक नीतियों पर सहमति। चलिए इसका आंसर क्या हो मैं बताता हूँ, इसकी हिसाब ले लीजिए। देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वानुमत सर्वानुमति की राजनीति, इसमें चौथा सही है। आर्थिक नीतियों पर सहमति। खा, जाति आधारित दल, इसमें क्या है, दूसरा से अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार। गा, पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय, क्या हो जाएगा, शाहबानो मामला। घा, क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत, इसमें क्या है, गठबंधन सरकार। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अभी इसका जो है थोड़ा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे। इन मुद्दों से राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव के क्या रूप सामने आए हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे इस प्रकार थे।
लोकसभा के आम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, उसे सिर्फ 197 सीटें मिली। इस कारण सरकारें अस्थिर रही और 1991 में पुनः मध्यावधि चुनाव हुआ। कांग्रेस की प्रमुखता समाप्त होने के कारण देश के राजनीतिक दलों में आपसी जुड़ाव बढ़ा। राष्ट्रीय मोर्चे की 2 बार सरकारें बनी, परंतु कांग्रेस द्वारा समर्थन खींचने और विरोधी दलों में एकता के अभाव के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता रही। नेक्स्ट क्या है, देश राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हुआ। इसने 1989 के बाद की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। सभी पार्टियां वोटों की राजनीति करने लगी। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिए जाने के मामले में अधिकतर दलों में आपसी जुड़ा हुआ। 1990 के बाद से ही विभिन्न दलों की सरकारों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई बुनियादी वे बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी। आर्थिक सुधार और नई आर्थिक नीति के कारण देश के अनेक दक्षिणपंथी राष्ट्र और क्षेत्रीय दल परस्पर जुड़ने लगे। इस संदर्भ में दो प्रवृत्तियां उभर कर आई। कुछ दल गैर कांग्रेसी गठबंधन और कुछ दल गैर भाजपा गठबंधन के समर्थक बने। चलिए साथियों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्या हुआ, दिसंबर 1992 में अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध विध्वंस कर दिया गया। इस घटना के बाद भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस तेज हो गई। इन बदलावों का संबंध भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते हैं। इस कथन के पक्ष या विपक्ष में आप कौन से तर्क देंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, उत्तर क्या हो जाएगा, पक्ष में तर्क। गठबंधन की राजनीति के भारत में चल रहे नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठबंधन नहीं करते। इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क हैं। 1977 में जेपी के आह्वान पर जो जनता पार्टी बना था, उसमें कांग्रेस के विरोधी प्रायः सीपीआई को छोड़कर अधिकांश विपक्षी दल, जिनमें भारतीय जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, भारतीय क्रांति दल, तेलुगु देशम, समाजवादी पार्टी, अकाली दल आदि शामिल थे। इन सभी दलों को एक ही विचारधारा वाले दल नहीं कह सकते। जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा बना, जिसमें एक और जनता दल के बीपी सिंह तो दूसरी ओर उन्हें समर्थन देने वाले वामपंथी और भाजपा जैसे तथाकथित हिंदुत्व समर्थक गांधीवादी राष्ट्रवादी दल भी थे। कुछ ही महीनों के बाद बीपी सिंह प्रधानमंत्री नहीं रहे, तो केवल मात्र 7 महीनों के लिए चंद्रशेखर को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया। ये वही चंद्रशेखर जी थे जो इंदिरा गांधी उनके द्वारा लगाए गए आपातकालीन संकट के कट्टर विरोधी और जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्हें और उनके नेता मुरारजी को कारावास की सजा भुगतनी पड़ी। कांग्रेस की सरकार 1991 से 1996 तक नरसिंह राव। चलिए इसके साथ ले लीजिए साथियों। फिर क्या हुआ, 1996 तक नरसिंह राव यानी नरसिम्हा राव
नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अल्पमत में होते हुए भी इसलिए जारी रही क्योंकि अनेक ऐसे दलों ने उन्हें बाहर से ऑक्सीजन दी ताकि तथाकथित सांप्रदायिक शक्तियां सत्ता में न आए। ये शक्तियां केरल में सांप्रदायिक शक्तियों के सहयोग से प्राप्त करती रही है या जाति प्रथा पर टिकी हुई पार्टियों से उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में समर्थन लेती रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार लगभग 6 वर्षों तक चली, लेकिन उसे जहां एक ओर अकालियों के ने तो दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस, बीजू पटनायक कांग्रेस, कुछ समय के लिए समता पार्टी, जनता दल, जनता पार्टी आदि ने भी सहयोग और समर्थन दिया। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला एक समय वाजपेयी सरकार के कट्टर समर्थक माने जाते रहे हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजनीति में कोई किसी का अस्थायी शत्रु नहीं होता। हकीकत में अवसरवादिता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में कुमारी सुश्री मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर संयुक्त सरकार बनाती रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ऐसे निर्दलीय अथवा लघु क्षेत्रीय दलों के सहयोग में चलती है। भाजपा को चुनाव मंचों और अभियानों में इसके सारे लिए सर उसका। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, चुनावी मंचों और अभियानों में भला बुरा कहते रहे हैं। हंसी तो तब आती है जब राज्य विधानसभा के चुनाव के दौरान गठबंधन या राजनीतिक दल परस्पर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन उसी काल या दिनों के दौरान केंद्र में हाथ मिलाते हैं और समर्थन लेते हुए दिखाई देते हैं। यह मजबूरी है या लोकतंत्र में भोली भाली लेकिन जागरूक जनता का मजाक उड़ाने का एक दर्दनाक प्रयास कहा जा सकता है। अब आगे क्या हुआ साथियों, विपक्ष में तर्क। नंबर 1, हम इस कथन से सहमत नहीं है। गठबंधन की राजनीति के नए दौर में भी वामपंथ के चारों दल अर्थात सीपीएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएस ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाया। वह उसे अभी राजनीतिक दृष्टि से अस्पर्शनीय पार्टी मानती है। नंबर 2, समाजवादी पार्टी। हाँ, तो समाजवादी पार्टी वामपंथी मोर्चा जैसे क्षेत्रीय दल किसी भी उस प्रत्याशी को खुला समर्थन नहीं देना चाहते जो एनडीए अथवा भाजपा का प्रत्याशी हो, क्योंकि उनकी वोटों की राजनीति को ठेस पहुंचती है। अब नंबर 3 देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अधिकांश मोर्चा बीजेपी विरोधी और बीजेपी ने कांग्रेस विरोधी रुखा अपनाया है, यानी रुख अपनाया है साथियों के, थोड़ा टाइप होने में एरर हो गया था। कांग्रेस विरोधी रुख अपनाया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, आपातकाल के बाद के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। इस दौर में इस पार्टी के विकास क्रम का उल्लेख करें। उत्तर, नंबर 1, आपातकाल के दौरान भाजपा नाम की कोई पार्टी आपातकाल के दौरान भाजपा नाम की कोई पार्टी अस्तित्व में नहीं थी। 1997 में बनी पहली विपक्षी पार्टी जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनसंघ का प्रतिनिधित्व अवश्य था। कालांतर में 1980 में भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनसंघ 1980 में भारतीय जनसंघ को समाप्त कर
भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी इसके संस्थापक अध्यक्ष बने। तो साथियों, जैसे 1951 में जनसंघ बना था, 1951 में जनसंघ तब बना था, जनसंघ बना, जनसंघ बना, जनसंघ बना। और देखिए 1980 में जनसंघ को समाप्त करके, 1980 में जनसंघ को समाप्त करके अब बीजेपी बन गई, जिसका आज शासन है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, राजस्थान में, बहुत जगहों पर सरकार है। तो बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई, जैसे बता रहा है ना, 1980 में भारतीय जनसंघ को समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। अब आगे देखिए नंबर 2, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में कर दी गई। चुनाव में कुछ सहानुभूति की लहर होने के कारण कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीटें ही प्राप्त हुई। स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से चुनाव हार गए, ग्वालियर से चुनाव हार गए। सफलता ने अभी तक सफलता ने अभी भाजपा के कदम नहीं चूमे थे। इसी बीच राम जन्मभूमि का ताला खोलने का अदालती आदेश आ चुका था। कांग्रेस सरकार ने वहां का ताला खुलवाया। भाजपा ने इसका राजनीतिक लाभ उठाने का फैसला किया। आगे फिर क्या हुआ? नंबर 3, 1989 के चुनाव में इसे आशा से अधिक सफलता मिली और कांग्रेस का विकल्प बनने की इच्छा शक्ति दिलाई, जो भी कांग्रेस से बाहर। चलिए स्क्रीनशॉट ले ली साथियों। कांग्रेस से बाहर हुए बीपी सिंह ने जनता दल का गठन किया तथा 1989 के चुनाव लड़े। उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला, पर भाजपा ने उन्हें बाहर से समर्थन देकर संयुक्त मोर्चा की सरकार का गठन कराया। भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने हिंदुत्व तथा राम मंदिर के मुद्दे को लेकर एक रथ यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा जब बिहार से गुजर रही थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री यह यात्रा जब बिहार से गुजर रही थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इसे रोक दिया। भाजपा ने इस मुद्दे पर केंद्र से समर्थन वापस ले लिया और बीपी सिंह की सरकार जाती रही, यानी गिर गई। बीपी सिंह की सरकार गिर गई। फिर क्या हुआ? नंबर 4, भाजपा ने 1991 तक 1991 से 96 के चुनाव में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की। 1996 के चुनाव में यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस नाते भाजपा को सरकार बनाने का न्योता मिला, लेकिन अधिकांश दल भाजपा की कुछ नीतियों के खिलाफ थे और इस वजह से भाजपा की सरकार लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। आखिरकार भाजपा एक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने राजग के अगुवा के रूप में सत्ता में आई और 1998 के मई से 1999 के जून तक सत्ता में रही। फिर 1999 में इस गठबंधन ने दोबारा सत्ता हासिल की। राजग की इन दोनों सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 1999 की राजग सरकार ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया। 2004 में पुनः चुनाव हुए, लेकिन पार्टी की निर्धारित सफलता नहीं मिली। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया।
इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है। आप क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो क्या उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूं कि यद्यपि कांग्रेस का पतन हो गया है, या कहिए उसको केंद्र एवं अधिकांश प्रांतों में जो राजनीतिक सत्ता का असर आजादी से लेकर 1960 तक कायम रहा, वह अब वैसा नहीं दिखाई देता। तथापि वह आज भी लोकसभा में सबसे बड़ा दल है। उसी का अध्यक्ष संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सपरंग का अध्यक्ष है और उसी का प्रधानमंत्री है। अनेक राज्यों में आज भी वह सत्ता में है, लेकिन देश का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि 1960 के दशक के अंतिम सालों में कांग्रेस के एक छत्र राज्य को चुनौती मिली थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व भी कायम किया। 90 के दशक में कांग्रेस की अग्रणी हैसियत को एक बार फिर चुनौती मिली। जो भी हो, इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस की जगह कोई दूसरी पार्टी प्रमुख हो गई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब क्या हुआ? अभी भी कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी मानी जाती है। 2004 के चुनाव में कांग्रेस भी पूरे जोर के साथ गठबंधन गठबंधन में शामिल हुई। राजग की हार हुई और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रंग की सरकार बनी। इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। संप्रंग को वाम मोर्चा ने समर्थन दिया। 2004 के चुनाव में एक हद तक कांग्रेस का पुनरुत्थान भी हुआ। 1991 के बाद इस दफे पार्टी के सीटों की संख्या एक बार फिर बढ़ी। जो भी हो, 2004 के चुनाव में राजग और संप्रंग को मिले कुल वोटों का अंतर बड़ा कम था। 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस ने फिर अपनी पुरानी रंगत दिखाई और पहले से काफी अधिक सीटों पर जीत हासिल की। यद्यपि उसे सहयोगियों की भी आवश्यकता है, क्योंकि अब तो देश में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसके पहले कांग्रेस का शासन हुआ करता था। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। भारत देश के। अब आगे देखिए क्या है। अनेक लोग सोचते हैं कि सफल लोकतंत्र के लिए दो दलीय व्यवस्था जरूरी है। पिछले 20 सालों के भारतीय अनुभव के आधार यानी भारतीय अनुभव को आधार बनाकर एक लेख लिखिए और इसमें बताइए कि भारत की मौजूद भारत की मौजूदा बहुदलीय व्यवस्था के क्या फायदे हैं। अब आंसर क्या हो जाएगा साथियों? दलीय व्यवस्था। अनेक लोग सोचते हैं कि सफल लोकतंत्र के लिए दलीय व्यवस्था आवश्यक है। वे चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दलीय व्यवस्था आवश्यक है, वे इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैं। दो दलीय व्यवस्था से साधारण बहुमत के दोष समाप्त हो जाते हैं और जो भी प्रत्याशी या दल जीतता है वह आधे से अधिक अर्थात 50% से ज्यादा मतदान किए गए कुल मतों का अंश होते हैं। देश में सभी को पता होता है कि यदि सत्ता एक दल से दूसरे दल के पास जाएगी तो कौन कौन प्रमुख पदों प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री आदि पर आएंगे। प्रायः इंग्लैंड और अमेरिका में
ऐसा ही होता है। सरकार ज्यादा अस्थायी रहती है और वह गठबंधन की सरकारों के समान दूसरे दलों की बैसाखियों पर टिकी नहीं होती। वह उनके निर्देशों को सरकार गिरने के भय से मानने के लिए बाध्य नहीं होती। बहुदलीय प्रणालियों में देश में फूट पैदा होती है। दल जातिगत या व्यक्ति विशेष के प्रभाव पर टिके होते हैं और सरकार के काम में अनावश्यक विलंब होता रहता है। आगे क्या होता है? बहुदलीय प्रणाली में भ्रष्टाचार फैलता है। सबसे ज्यादा कुशल व्यक्तियों की सेवाओं का अनुभव नहीं होता और जहां साम्यवादी देशों की तरह, चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या होता है? जहां साम्यवादी देशों की तरह केवल एक ही पार्टी की सरकार होती है, तो वहां दल विशेष या वर्ग विशेष की तानाशाही नहीं होती। और नंबर दो, क्या गत 20 वर्षों के भारतीय अनुभव एवं विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था के लाभ। विभिन्न भारत विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ वर्षों से बहुदलीय प्रणाली जारी है। यह दल प्रणाली देश के लिए निम्नलिखित कारणों से अधिक फायदेमंद जान पड़ती है। नंबर एक, भारत जैसे विशाल तथा विभिन्नताओं वाले देश के लिए कई राजनीतिक दल लोकतंत्र की सफलता के लिए परम आवश्यक है। प्रजातंत्र में दलीय प्रथा प्राण तुल्य होती है। राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, विपक्ष की भूमिका भी अदा करते हैं। नंबर दो, दलीय प्रणाली जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करती है। राजनीतिक दल सभाएं करते हैं, सम्मेलन करते हैं, जुलूस निकालते हैं तथा अपने दल की नीतियां बनाकर जनता के सामने प्रचार करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, संसद में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं और इस प्रकार जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती रहती है। नंबर तीन, दलीय प्रणाली के कारण सरकार में दृढ़ता आती है, क्योंकि दलीय आधार पर सरकार को समर्थन मिलता रहता है। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे क्या है? नंबर चार, विपक्ष दल सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। नंबर पाँच, दलीय प्रणाली में शासन और जनता दोनों में अनुशासन बना रहता है। राष्ट्रीय हितों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अनेक राजनीतिक दल राजनीतिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक सुधार के कार्य भी करते हैं। नंबर आठ क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित अवतरण को पढ़े और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। भारत की दलगत राजनीति ने कई चुनौतियों का सामना किया है। कांग्रेस प्रणाली ने अपना खात्मा ही नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के जमावड़े के बिखर जाने से आत्म प्रतिनिधित्व की नई प्रवृत्ति का भी जोर बढ़ा। इससे दलगत व्यवस्था और विभिन्न हितों की समाई करने की क्षमता पर भी सवाल उठे। राज्य व्यवस्था के सामने एक महत्वपूर्ण काम एक ऐसी दलगत व्यवस्था खड़ी करने अथवा राजनीतिक दलों को गढ़ने की है, जो कारगर तरीके से विभिन्न हितों को मुखर और एकजुट करे। जोया हसन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब आगे क्या है? जोया हसन का इस अध्याय को पढ़ने के बाद क्या आप दलगत व्यवस्था की चुनौतियों की सूची बना सकते हैं? खा, विभिन्न हितों का समाहार और उनमें एकजुटता का होना क्यों जरूरी है? गा, इस अध्याय में आपने अयोध्या विवाद के बारे में पढ़ा। इस विवाद ने भारत के राजनीतिक दलों की समाहार की क्षमता को आगे क्या चुनौती पेश की है? उत्तर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी स्वयं करो, मैंने टाइप लिख दिया है।
विद्यार्थी स्वयं करें। तो साथियों आप इसका पहला पार्ट 1 देखिए, पहले पार्ट 1, अब ये पार्ट 2 पूरा हुआ, पार्ट 2 पूरा हो गया। अब ये पार्ट 2 पूरा हुआ, तो दोनों पार्ट दे करके इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो प्लीज साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि साथियों आप जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमको ताकत मिलती है। तो इस तरह से हमें और अच्छा आपके भविष्य के लिए अध्ययन कराने की आवश्यकता हो जाती है। तो इसी के साथ यह वीडियो पूरा हो गया। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख करके आप पूरा अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार और आगे हमेशा पूछे जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।